मैं हूं गुड्डू कुमार, को फाउंडर अल्फा हैच, फुल टाइम ट्रेडर एंड सेबी स्मार्ट ट्रेनर। आज है 12 अगस्त और हम सभी एक दिन का ट्रेडिंग बॉयकॉट कर रहे हैं। कैश सिस्टम के आने के बाद जो एबनॉर्मल डेरिवेटिव सेगमेंट में मूवमेंट एंड प्रीमियम का बिहेवियर देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल है एंड उसमें भी मैनिपुलेशंस की जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग सेबी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज एक दिन का ट्रेडिंग बायकॉट कर रहे हैं। हम सभी को पता है कि आज एक दिन सिर्फ ट्रेडिंग बायकॉट करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। पहले मैनिपुलेशंस हो रही थी। पहले का जो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने का मैकेनिज्म था वो लास्ट 30 मिनट्स का वेटेड एवरेज प्राइस के हिसाब से क्लोजिंग होती थी एंड उसमें भी एक्सपायरी के दिन लास्ट आवर्स में बड़े बड़े मूव आ जा रहे थे एंड मैनिपुलेशंस हो रही थी। सेबी अच्छे इंटेंशन से कैश को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया एंड इम्प्लीमेंट किया, बट उसके बाद ही सेबी जांच में लग गई कि कैश आने के बाद 3 और 4 अगस्त के दिन जो मूवमेंट आई उसमें कोई मैनिपुलेशंस हुआ था या नहीं हुआ था, पक्का से हुआ था एंड इसी की जांच में सेबी लग गई है। ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है कि मैनिपुलेशंस रोकने के लिए जिस आप सिस्टम को लाए उसी के कारण मैनिपुलेशंस हो गई। और ये सिर्फ एक चीज को दिखाती है कि आप डिटेल स्टडी करके इस चीज को लागू नहीं किए। आपको पता ही नहीं था कि कैश आने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है और अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं इस वीडियो के दौरान पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीज हो सकता है। मैं आप सभी को ट्रेडर्स को आगाह करना चाहता हूं कि ये इतना ज्यादा घातक है कि इंडेक्स को 3 to 4% मूव कराया जा सकता है। एंड आप सोचो, इंडेक्स अगर इतना मूव कर गया तो जो भी ऑप्शन राइटर्स है, जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, और अगर नेकेड पोजीशन आपका रह गया और क्लोजिंग कैश सेशन के बाद जो प्राइस आया वो इतना ऊपर हो सकता है या इतना नीचे हो सकता है कि आप लूट पुट सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा लॉजिक के साथ जिससे आप समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। खैर, अपने इस वीडियो में एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था सेबी की इंटेंशन की। सेबी का इंटेंशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा था कि भाई हमें मैनिपुलेशंस रोकनी है एंड इसके कारण एक ऐसा क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन करने का मैकेनिज्म लाया जाए जिससे मैनिपुलेशंस ना हो। बट ये पहले से ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, इसमें मैनिपुलेशंस पहले से ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए होता क्या है कि हमें आज़ाद हुए 80 साल होने जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो गुलामी की मानसिकता गई नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलवेज अपने फॉरेन में जो चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो चल रही है, उसको हम लोग देखते हैं वाओ क्या होगा। एंड इसी कारण से यूएस मार्केट में जो चल रहा है, यूके मार्केट में जो चल रहा है, हमें वो लागू करना है। आज अगर आप सोचिए, फॉरेन में मास्टर कार्ड वीजा से पेमेंट का मैकेनिज्म है। आज अगर हम आज सिर्फ उसी को सोचते और उसी जैसा करते तो यूपीआई नहीं आ रहा होता, जिसका पूरा वर्ल्ड आज प्रशंसा कर रहा है। तो हमें अपने मार्केट को समझते हुए ही कुछ चीजों को लाना चाहिए। अब कैश के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि यूएस का मार्केट में मैकेनिज्म है, बट वहां का मार्केट बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, वहां बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी है, वहां बहुत ही ज्यादा डेरिवेटिव में ट्रेडिंग होता है एंड बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी हो रही है वहां पे है। एंड वहां पे एटीएफ में भी ट्रेडिंग होती है, बहुत सारी चीजों में, दूर दूर की एक्सपायरी में एक अच्छा खासा लिक्विडिटी है। तो वहां का मार्केट स्ट्रक्चर ही अलग है, वहां बहुत ही ज्यादा मार्केट मैच्योर है। बट इंडियन मार्केट ऐसा अभी नहीं है एंड इस कारण से ही केस यहां पे फेल हो जाएगा। अगर इसी रूप में रहा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे देन ये ठीक होगा, वरना अगर इसी तरह से रहा तो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशंस होगा आने वाले समय में, और एवरीडे हो ही रहा है। अब इसमें अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाऊं तो बात क्या हो रही है कि अगर सपोज हम लोग हाईवे में जाते हैं और देखते हैं वहां पे फर्राटे से 150 के 200 की स्पीड में गाड़ियां चल रही है, हम सोचते हैं वाह ऐसा ही होना चाहिए। और हम गांव में आ जाते हैं, वहां कच्ची सड़क है, ईंट की सड़क है, और वहां पे अपनी गाड़ी को 150 के रफ्तार में चला देते हैं, तो क्या होता है? गाड़ी पलटी मार जाएगी। वही हो रहा है। कैश यूएस मार्केट के लिए ठीक है,
बट इंडियन मार्केट में अगर आ रही है तो ये पलटी मार जा रही है। एंड ऐसा अपने को जब से ये इंप्लीमेंट हुआ है तब से देखने को मिल रहा है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे एंड इसमें क्या सुधार होनी चाहिए, सेबी को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं अपना लिमिटेड नॉलेज के आधार पे बता रहा हूं। एंड सेबी इस चीज को अगर कंसीडर करती है एंड इस पर अगर गहन अध्ययन करती है तो आने वाले समय में मैनिपुलेशंस को रोका जा सकता है। तो चलिए अपने एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है ना, ये अपने आप में मैंने इसको दिया कि भैया क्या मैनिपुलेशन सेशंस है क्या, तो ऐसा ही अभी तक तो लग रहा है। अगर इसी रूप में रहा तो ये वाकई मैनिपुलेशन सेशन ही बन के रह जाएगा। तो देखिए, पहला बात यह है कि हमें इसमें क्या क्या चीजें करनी है। तो कुछ सजेशंस है कैश के रिगार्डिंग एंड कुछ ओवरऑल डेरिवेटिव मार्केट की रिगार्डिंग भी है एंड ट्रेडर्स कम्युनिटी के आधार पे भी हमारे तरफ से भी कुछ बातें हैं, सेबी अगर सुने तो चलिए एक एक करके अपने इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहला, जिस रूप में कैश अभी है ये पूरी तरह से विड्रॉ करने का हम लोग का मांग है कि भाई ये पूरी तरह से आप विड्रॉ कर लो, क्योंकि यहाँ पे पलटी मार जा रही है। यूएस में हाईवे है, वहाँ पे 150 की रफ्तार में गाड़ी चल सकती है। हमारी अभी इंडियन मार्केट वो गांव की कच्ची सड़क की जैसा है, यहाँ पे गाड़ी पलटी मार जाएगी अगर 150 की रफ्तार में चलाएगी। यहाँ पहले आप उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह का सड़क का निर्माण करिए जहाँ पे 150 के 200 के रफ्तार में गाड़ी चल सके, ठीक है। तो पहले यूएस मार्केट जैसा लिक्विडिटी लाइए, उतना एक्सपायरीज जो दूर दूर की है उसमें भी लिक्विडिटी है, उतना मजबूत मार्केट बनाइए, फिर जाके अगर इस तरह कैश लाते हैं तो चलेगा। तो पहले तो मांग यही है कि भाई आप कैश जिस रूप में है वो पूरा विड्रॉ कर लीजिए। तो बात आएगा कि अगर इसको विड्रॉ कर ले तो पहले का जिस सिस्टम में मैनिपुलेशन हो रहा था तो बड़ा सिंपल सा चीज था कि अगर आप आधे घंटे का वीवैप को क्लोजिंग प्राइस मान रहे थे और मैनिपुलेशन हो रहा था तो आप उसको 2 घंटे का कर दीजिए, आप उसको 1 घंटे का कर दीजिए कि भाई लास्ट 2 आवर्स के वेटेड एवरेज प्राइस को हम क्लोजिंग मांगेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट आधे घंटे में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हम क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन करें। सारा दिन भाई ट्रेडिंग हो रहा है तो सारा दिन में फेयर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रही है और लास्ट हाफ एन आवर में हो जाएगा। अगर उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है तो आपको 2 घंटे का वेटेड एवरेज प्राइस को ही क्लोजिंग बनाए, तो इससे मैनिपुलेशन रुक जाएगी। कंटिन्यूअस 2 घंटे तक मार्केट को मूव करा पाना मुश्किल होगा, बड़ा फंड लगेगा एंड वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप आधे घंटे से पहले उसको 2 घंटे करते और फिर देखते कि मैनिपुलेशन रुक रही है या नहीं रुक रही है, फिर आप कोई और सिस्टम पे जाते, कोई और मैकेनिज्म पे जाते। तो पहली बात है कि पहले का सिस्टम ठीक था, आधे घंटे की जगह उसको 2 घंटे की करने की जरूरत थी, तो आप वो करें। कैश सिस्टम अभी यहां नहीं चलेगा, अपनी कच्ची सड़क है, गाड़ी पलटी मार जाएगी। दूसरी चीज कि अगर आपको लाना ही है, चलिए कैश आप विड्रॉ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। जैसे अभी क्या है कि रेफरेंस प्राइस लिया जा रहा है जो कि 3 बजे से 3:15 तक का वेटेड एवरेज प्राइस है। पहले आधे घंटे का था, अब 15 मिनट का रेफरेंस प्राइस के तौर पे लिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि रेफरेंस प्राइस के आधार पे फिर 3% अप एंड डाउन का ऑर्डर पंचिंग का सिस्टम लगेगा। तो रेफरेंस प्राइस को ही हो सकता है कि 15 मिनट के वेटेड एवरेज प्राइस, जैसे पहले आधे घंटे में अगर मूव हम करवा पा रहे थे तो 15 मिनट में तो इजीली कोई करवा पाएगा आज के समय पे। तो रेफरेंस प्राइस जो डिटरमाइन होगी वो भी मैनिपुलेटेड हो सकती है और उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो आप जो ये रेफरेंस प्राइस ले रहे हो 15 मिनट का, इसको आप आधे घंटे 1 घंटा करिए ताकि रेफरेंस प्राइस सही आए। तो पहली मांग तो यह है कि आप भाई इसको रेफरेंस प्राइस जिससे डिटरमाइन होती है 30 मिनट 1 घंटे का वेटेड एवरेज प्राइस लो, ताकि रेफरेंस प्राइस के आधार पे 3% अप एंड डाउन का जो ऑर्डर पंचिंग का सिस्टम लगेगा वो फेयर हो। अगर रेफरेंस प्राइस ही ठीक नहीं आया तो उसके बाद 3% अप एंड डाउन में भी मैनिपुलेशंस काफी जोर का हो जाएगा। तो पहला तो रेफरेंस प्राइस, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन स्टार्ट होने के पहले ही मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आप वेटेड एवरेज प्राइस 15 मिनट का नहीं लेके आधे घंटे 1 घंटा के लीजिए। तो पहला तो यह है अगर आप कैश को रखना ही चाह रहे हैं। दूसरा कि भाई आपको क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन करना है इससे, तो आप ऑप्शंस का सेटलमेंट 3:15 में ही कर दीजिए।
उसके बाद क्लोजिंग ऑक्शन सेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितना भी मैनिपुलेशंस किया जा रहा है वो ऑप्शंस के पोजीशंस बना के उसमें फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक प्राइस कहीं पे क्लोजिंग करनी है और वो पहले से पता है, तो हम ऑप्शन में पहले से वो पोजीशंस बनाएंगे एंड हम क्लोजिंग एक लेवल पे करवाएंगे और यहां ऑप्शन से पैसा बनाएंगे। तो अगर ऑप्शंस का ही एक्सपायरी आप 3:15 पे कर देते हैं, उसके बाद आप क्लोजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे शेयर्स का, इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा, तो आप पहले एक्सपायरी करवा दीजिए। एक्सपायरी का ओवर हो गया, उसके बाद आप कराइए, तो मैनिपुलेशंस कैश सेशंस में होगा ही नहीं, क्योंकि अब वो ऑप्शन से फायदा ही नहीं उठा पाएगा जिसको मैनिपुलेशंस करना था। तो इस कारण से मैनिपुलेशंस रुक जाएगी। तो आप एक्सपायरी क्लोजिंग सेशन से पहले ही करवा दीजिए, ठीक है। तो ये एक चीज है जिसके जरिए मैनिपुलेशंस रुक जाएगी। और वो भी जब आप क्लोजिंग करवाएंगे 3:15 पे, तो उसमें जो आप प्राइस डिटरमाइन करेंगे वो 30 मिनट्स, जैसे पहले वेटेड एवरेज प्राइस था उसके आधार पर नहीं करके 1 या 2 घंटे का वेटेड एवरेज प्राइस ले लीजिए एंड 3:15 पे आप ऑप्शंस की एक्सपायरी करवा दीजिए एंड उसके बाद आप क्लोजिंग ऑक्शन सेशन स्टार्ट कीजिए। तो इससे मैनिपुलेशंस बहुत हद तक रुक जाएगी, क्योंकि जो भी मैनिपुलेटर्स है वो ऑप्शंस में पोजीशंस पहले से बना के फिर क्लोजिंग प्राइस अपने मनमाना जगह पे करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मैनिपुलेशंस हो रही है, तो ये रुक जाएगी। दूसरा, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है और बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। पता नहीं सेबी ने इस चीज को कंसीडर क्यों नहीं किया और इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया, और ये अभी इसका रूप अभी आया नहीं है। ये इतना घातक साबित हो सकता है, मैं इसे पूरा जोर से बता रहा हूं, इतना घातक साबित हो सकता है कि इसका ये बहुत ही ज्यादा मूवमेंट करा सकता है स्टॉक को, इंडेक्स को, एंड इसमें भी जो भी ऑप्शन राइटर्स रहेंगे, जो नेकेड रहेंगे, वो पूरा ही नेकेड हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं उसके पास। कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए, सारा दिन ट्रेडिंग हो रही है, आप एक रेफरेंस प्राइस भी वेटेड एवरेज प्राइस से ले रहे हैं, उसके बाद 3% अप एंड डाउन का ऑर्डर जो आप लगा सकते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान, ये 3% बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ऐसा आप क्यों रख रहे हो? सारा दिन ट्रेडिंग हो रहा है, रेफरेंस प्राइस भी आप वेटेड एवरेज प्राइस पे ले रहे हो, उसके बाद इतना ज्यादा कोई भी शेयर क्या फेयर प्राइस पे नहीं ट्रेड कर रही है सारा दिन, कि आपको 3% अप और 3% डाउन तक ऑर्डर आपको डालने का अलाउ कर रहे हो क्लोजिंग सेशन के दौरान, ऑक्शन सेशन के दौरान। 3% काफी ह्यूज है, आप इसको रखना चाहिए था भाई फेयर प्राइस। अगर आपको डिसाइड करना है तो आप 0.25 या 0.5% के अंदर का ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इतना ही ऊपर या इतना ही नीचे का ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान। 3% बहुत ही ज्यादा है, और इसी को यूज करके एक बड़ा मूवमेंट कभी भी कराया जा सकता है और अपने हिसाब से क्लोजिंग प्राइस कहीं भी ले जाया जा सकता है। 3% ह्यूज होता है। आप 3% के हिसाब से आप समझिए कि अगर 3% हमने इंडेक्स को मूव करा दिया ऊपर या नीचे, तो उस दिन क्या कोहराम मचेगी ऑप्शन राइटर्स और जो भी ऑप्शन में काम करे उसके लिए। और इससे एक बड़ा पैसा वो लोग बना पाएंगे जिनको ये मूवमेंट करानी है। अब बोलेंगे सर ये कैसे होगा, ये 3% कैसे होगा? चलिए इसका मैं एग्जांपल अभी दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। इस पे डिटेल में डिस्कस, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है एंड इस पे अपना डिस्कस करना बनता है। तो देखिए, कल की निफ्टी की एक्सपायरी में ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान की डेटा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी शेयर्स में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान ऑर्डर पंच हुए हैं उसका वैल्यू है सिर्फ 1305.14 करोड़। सिर्फ इतना ही वैल्यू का ऑर्डर इस समय पंच हुआ है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान। 1300 करोड़ रफली मान लीजिए, 1300 करोड़ का। और सारा दिन में कितना 1000 करोड़ का ट्रेडिंग होता है? तो जब इतने 1000 करोड़ का ट्रेडिंग हो रहा है उस समय फेयर प्राइस डिसाइड नहीं हो रहा है, और 1300 करोड़ का ऑर्डर से फेयर प्राइस डिसाइड होगा। और किसी दिन 1300 के जगह किसी ने 5000 करोड़ रुपया लगा के मैनिपुलेशंस कर दिया, उस दिन बड़ा मूवमेंट आ जाएगा।
क्योंकि आप देखिए निफ्टी में अगर 4-5 शेयर्स को पकड़ ले अपने, जिसका ज्यादा वेटेड है निफ्टी में, ठीक है, उसको हम लोग पकड़ ले और उसमें ही सिर्फ हम लोग कुछ ज्यादा क्वांटिटी से जिसको मैनिपुलेशंस करना है वो कर ले, तो वहीं पे खेला हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा 133 करोड़ का ऑर्डर हुआ है रिलायंस में, भारतीय एयरटेल में हुआ है 100 करोड़, मतलब एक एक शेयर में करीब करीब 100 करोड़ के राउंड हुआ है, वो भी अधिकतर मैं बोल रहा हूं। उसके बाद आप देखिए नीचे की तरफ 19, 15, 17 इस तरह का हुआ है और टोटल मिला के 1300 करोड़ का हुआ है। जितने भी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट है उसके शेयर्स में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान ये आपका ऑर्डर पंच हुआ है। अब आप समझिए एक चीज को, ये क्या बड़ा अमाउंट है? नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी दिन 5000 करोड़ का वैल्यू का क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान ऑर्डर आए और कुछ इस तरह से कि मान लीजिए मुझे मैनिपुलेशंस करनी है, तो मैं अकेले तो करूंगा नहीं, मेरी पूरी कार्ट होगी, पूरा टीम होगा, ठीक है, और अपने डिसाइड करते हैं कि भाई हम यहां पे ए बी सी डी ई 5 कार्टल है बायर का और इधर 1 2 3 4 5 इधर है सेलर का, और बोले कि भाई इस एक्सपायरी में कुछ तूफानी करना है, पैसे छाप डालने हैं, तो क्या होगा? बोले भाई देखो अभी एबीसी शेयर जो है उसका रेफरेंस प्राइस निकला है 1000, XYZ शेयर है इसका निकला है 1500, TMP का निकला है 2000 और इस तीनों का मिला के निफ्टी में वेटेज है लेट से 60%। और ट्रेडर्स जो एक कार्टल है इसने डिसाइड किया कि आज तूफानी करना है, तो पहले तूफानी करने के लिए आधे घंटे का वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता था एंड आधे घंटे तक आपको सरवाइव करना पड़ता था, मूव कराना पड़ता था, बड़ा पैसा लगता था। बट अभी सिर्फ वो खेला 5-10 मिनट में करना है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान ही करना है, तो ऑर्डर आएगा कहां से? तो ले एक काम करो भाई लोग, जितना भी शेयर्स है ना, रेफरेंस प्राइस जो आया है उसको ऊपर 2% ऊपर का ऑर्डर मारना, बायर भी मारेगा लिमिट ऑर्डर 2% ऊपर का, सेलर भी रेडी है 2% ऊपर लेने के लिए, सेल करने के लिए, ऐसा बना। तो जो क्लोजिंग प्राइस आएगी वो कहां पे आएगा? 2% ऊपर। सभी शेयर्स में 2% अप का बात हो गया कि आप बाय करो, आप सेल करोगे, एंड 2% ऊपर आपकी क्लोजिंग प्राइस आ जाएगी। एंड अगर 60% जिस शेयर्स का वेटेज है निफ्टी में, अगर वो 2% ऊपर गया तो इंडेक्स को भी आराम से ऊपर लेके चला जाएगा, एटलीस्ट 1.5% आराम से लेके चला जाएगा। एंड आप पहले से ही ये पता है कि इस प्राइस पे 2% ऊपर पे यहां रेफरेंस प्राइस को लेके जाना है, क्योंकि वो भी 15 मिनट की वीवेप से है, तो पहले तो हम आधे घंटे की वीवेप के आधार पे मूव करवा पा रहे, तो अभी 15 मिनट के आधार पे रेफरेंस प्राइस को यहां पे ले आएंगे एंड उसके बाद असली खेला होगा जहां पे हम क्लोजिंग वहां से 2% ऊपर करवा देंगे, ठीक है। तो 2% ऊपर करेंगे तो निफ्टी को हम 1.5% ऊपर लेके जाएंगे। ये कैलकुलेशंस हो गया, और बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, जिसको मैनिपुलेशंस करना रहेगा उसको एग्जैक्ट पता होगा कि शेयर्स को मैं कहां पे लेके जाऊंगा, इतना वेटेज है एंड निफ्टी यहां पे पहुंच जाएगी। तो ये करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से पोजीशन बना लेंगे अपना। तो सपोज यहां पे हमें इस चीज को करने के लिए 2000 करोड़ का ऑर्डर पंच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में हम यहां पे लेट से 3000 करोड़ का पोजीशन बना लेंगे, और कुछ इस तरह से बनाएंगे कि निफ्टी 1.5% ऊपर जाए तो मेरे को मैक्स फायदा हो। यहां से हो सकता है कि हम लोग छाप ले कुछ 1500-2000 करोड़ रुपया यहां पे छाप ले, ठीक है। तो 3000 करोड़ का मान लीजिए हमने ऑप्शन सेलिंग कर दिया और 1.5% ऊपर निफ्टी को लेके जाएंगे, ये पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो हम यहां से 3000 करोड़ कमा लेंगे। और 2000 करोड़ का ऑर्डर 2% डालेंगे तो इसका हमको 2% का ही नुकसान होगा, और वो भी
हम देख लेंगे। तो 2% का नुकसान 2000 करोड़ का, इतना हम झेल लेंगे शेयर्स में, और उसके बदले हम 3000 करोड़ रुपया कमा लेंगे ऑप्शन से। तो मैनिपुलेशंस करना तो बनता है, एंड ये चीज करके आराम से एक्सपायरी के दिन 4 के लोग पैसा छाप लेंगे, और इसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपने 3% का लिमिट डाल के रखा है। 2% तो ऊपर शेयर्स को ले ही जा सकता है, और 2% ऊपर शेयर्स को ले गया तो 1.5% के अराउंड निफ्टी को ले ही जा सकता है, क्योंकि हेवी वेट में काम होगा। तो शेयर्स में 2% का नुकसान 2000 करोड़ का बुक कर लेगा, जो कुछ भी नहीं है, और ऑप्शंस में वो 3-4 हजार करोड़ रुपया ठोक देगा एक्सपायरी के दिन। और एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा जहां पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगी उसके हिसाब से इंडेक्स का, एंड यहीं पे मैनिपुलेशंस होगा, और यहीं पे जोर की मूवमेंट आएगी, और यही 3 अगस्त को हुआ था। बट अभी ये चीज नहीं होगा कुछ दिन तक, क्योंकि एक तो पहले से भी जांच में लग गई है, और दूसरा कि अगर ये चीज रेगुलर होने लग जाए तो वॉल्यूम कम जाएगा, फिर रिटेल पार्टिसिपेंट उतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उस कारण से ये लोग पैसा जो मकसद से ये करने वाले मैनिपुलेशन बना नहीं पाएंगे। तो इस कारण से थोड़ा दिन अभी ये शांत रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराएंगे, बट कभी महीने में 1-2 दफे 4 के पैसा छाप डालेंगे, और इस चीज को से भी रोक नहीं सकती। तो ये बहुत ही बड़ा मैनिपुलेशन का कारण बन सकता है। अभी इस सिस्टम में भी आप कुछ तो चेंज किए नहीं है, तो इसमें भी अभी वो पॉसिबिलिटीज है, एवरी एक्सपायरी के दिन ये पॉसिबिलिटीज है, और ट्रेडर को इस बात की चिंता होनी चाहिए। इसी कारण से मैं कि आपको 3% रेफरेंस प्राइस से अप एंड डाउन का पार्टिसिपेशन जो भी करेंगे क्लोजिंग सेशन में, वो देने की क्या जरूरत है? सारा दिन ट्रेडिंग हुआ है, तो उसमें क्या फेयर प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है? और सिर्फ ये क्लोजिंग सेशन के दौरान ही फेयर प्राइस डिसाइड हो जाएगा? तो फेयर प्राइस अगर डिसाइड नहीं हुआ तो वो हो सकता है कि 0.25%, 0.5% से इधर उधर होगा, 3% तो नहीं होगा। अगर शेयर को गिरना होता तो वो, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज होती, शेयर को गिरना होता तो मार्केट नॉर्मल मार्केट आवर्स में वो गिर जाता, बढ़ना होता तो नॉर्मल मार्केट आवर्स में बढ़ जाता। लास्ट के समय 3% का कोई मतलब नहीं है, इसको इमीडिएटली इस चीज को देखना चाहिए, इसको 0.25 या 0.5% मैक्सिमम रखना चाहिए, ताकि बड़ी वॉलेटिलिटी कभी आ नहीं सकेगी, वरना किसी दिन एक बड़ा कांड होना ही होना है। एंड इसीलिए ऑप्शन राइटर्स को 3-15 के बाद बहुत ही सतर्क हो जाना है, क्योंकि पता नहीं क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस कहां पे होगी। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस के दौरान पॉसिबल कहां पे क्लोजिंग हो सकती है, उसका तो एक आना स्टार्ट हो जाता है, ब्रोकर के टर्मिनल पे, वेबसाइट पे एनएससी भी उसको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कि वो कहां पे क्लोजिंग हो सकती है, वो तो आना शुरू हो जाता है। भाई मेरे, वो आना शुरू हो जाता है, वो जैसे ही शुरू होता है ऑप्शंस ऑलरेडी मूव कर देता है, आपके पास मौका नहीं होता है, पहली बात। और वो कहां पे आएगा, इन मैनिपुलेटर्स को पता है, उसी हिसाब से वो ऑर्डर पंच करेंगे, उसको पता है कि कहां पे ले जाना है। तो वो जो आया, जो आपको दिखा, वो तो उन लोगों को पहले से पता है, और उन्होंने पहले ही वो पोजीशन बना ली है, एंड उसके आधार पर वो पैसा छाप लेंगे, आप फंस जाओगे। कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान वो जो पॉसिबल कहां पे क्लोजिंग हो सकती है, वो जो दिख रहा है, वो तो उन लोगों को पहले से पता है, आपको अभी दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस तरह के ऑर्डर पंचिंग वहां पे हो रही है, और वो ऑर्डर कहां पे पंच करना उसको पहले से पता है, एंड उसने पहले से ही ऑप्शन की पोजीशन बना रखी है। बट आपका वो एडवांटेज नहीं है, आप बाद में देख रहे हो कहां पॉसिबल क्लोजिंग हो सकती है, और उसके जैसे ही वो दिखता है ऑप्शन तो चेंज हो जाता है, आपके पास मौका ही नहीं है कुछ करने का। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। कल के दिन भी अगर आप देखेंगे तो 3:20 पे अचानक जब वो स्टार्ट हुआ, तो आप देखेंगे एक बार के लिए 250-300 पॉइंट माइनस दिखा रहा था निफ्टी, जो नॉर्मल 130-140 पॉइंट निफ्टी डाउन थी, 300 पॉइंट का अराउंड एक बार दिखाया था, वहां पे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशंस का एक कारण है। ये 3% का अप एंड डाउन जो आप विंडो दिए ऑर्डर पंच करने का क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशंस का कारण ये हो सकती है। और कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई मतलब नहीं है फेयर प्राइस डिस्कवरी के लिए आप 3% अप एंड डाउन का दे, 0.25% मोर देन एनफ है।
क्योंकि सारा दिन ट्रेडिंग हो रही है, फेयर प्राइस निकल जाता है नॉर्मल मार्केट आवर्स में भी। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया। तो यहां पे आप अगर देखें तो मैंने जैसे बताया कि 1300 करोड़ का सिर्फ वैल्यू है एक्सपायरी के दिन, एंड ये बहुत ही कम अमाउंट है। लोगों के पास भर भर के पैसे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेडिंग एंटिटी है, बड़े बड़े फंड हाउसेस है, वो आराम से मूव करा देंगे, उनके पास है बहुत बैकअप। वो पहले आधे घंटे के वीवैप में वो मूव करा दे रहा था, तो अभी तो 1300 1400 5000 करोड़ तो बहुत ही कमती अमाउंट है, आराम से मूव करा देगा। तो ये बहुत ही स्केरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक चीज और भी दिखा रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए अब वीडियो लंबा हो रहा है, पेशेंस तो चाहिए होगा कुछ। ऐसे हवा में होता है ना, हम लोग ट्रेडर्स भी क्या होता है ना, हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, ये हल्लाबाजी ज़्यादा करते हैं। कुछ अपने अगर इस चीज़ को देखे तो समझ में आएगा। अगर आप देखें यहाँ पे क्लोजिंग ऑक्शन के दौरान अगर आप देखें तो लोअर बैंड 1282 और हायर बैंड है 1362, ठीक है। ये किसका है? रिलायंस का कैश ऑर्डर बुक है, ठीक है, कैश ऑर्डर बुक ये है। एंड ये रेफरेंस प्राइस से अगर आप देखेंगे, जो रेफरेंस प्राइस है उससे 3% अप एंड 3% डाउन है। तो आप समझिए रिलायंस जैसा हैवी वेट शेयर्स में फेयर प्राइस डिस्कवरी के लिए इतना डिस्टेंस चाहिए क्या? 1282 से 1362, वो भी सिर्फ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान। और इसमें अगर खेला हो गया तो क्या होगा? इसमें अगर खेला हो गया तो क्या होगा? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि भाई ये अपर बैंड है ये लोअर बैंड है, इसका मतलब यहां तक मूव कराया जा सकता है, और यहां तक अगर मूव कराया गया जो 3% है, और ऐसे 4-5 जो हेवी वेट शेयर्स है उसमें करा दिया गया, तो आप सोचो इंडेक्स कहां जाएगा? आप ये सोचो इंडेक्स कहां जाएगा? और इंडेक्स अगर बड़ा मूव कर गया तो फिर ऑप्शन राइटर्स जो हैं, ऑप्शन का प्रीमियम का क्या होगा सोचो। और एक कितना मैनिपुलेशन इसके जरिए किया जा सकता है आप सोचो। और उसके लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, 2000-3000 करोड़ रुपए सिर्फ चाहिए। जो बड़े बड़े फंड हाउस एंड ऑल दैट ये सब मिलके कार्टेल बना लेंगे और पूरा रिटेल ट्रेडर को खा जाएंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पहले फिर भी कुछ राहत थी, अभी इसके जरिए कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं इस पॉइंट को लेके, बहुत ही वाइटल पॉइंट है। आप जस्ट देखो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के दौरान दिखा रहा है कि भाई लोअर बैंड ये है, अपर बैंड ये है, क्या इसके बीच में 3% ऊपर 3% नीचे फेयर प्राइस डिस्कवरी होगी? सारा दिन ट्रेडिंग हुआ है, उसमें फेयर प्राइस डिस्कवरी नहीं हुआ, और ये अभी सीएस सेशन के दौरान होगी, और भी 3-3% का। आप सोचो निफ्टी को कहां तक मूव कराया जा सकता है। बहुत ही मतलब पता नहीं सेबी इस चीज को क्यों नहीं ध्यान दे रही है, कोई लॉजिक नहीं है 3% का। और यही डर मेरे को सता रही है कि किसी दिन बड़ा कांड होगा ट्रेडर्स के साथ और बुरी तरह से लॉस करेंगे, जो कि अभी तक के इतिहास में ऐसा लॉस देखा नहीं होगा एक्सपायरी के दिन। ये एकदम दावे से आप नोट डाउन कर लो, अगर इस चीज में सुधार नहीं की गई तो। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी। अब अपने चलिए कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही वाइटल पॉइंट था भाई, आप लोग देख लेना जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट फ्यूचर्स को ऊपर चला जा रहा है। ऐसा बहुत रेयरली होता है, ये नॉर्मल सिनारियो नहीं है। फ्यूचर्स ऑलवेज ऊपर रहता है स्पॉट के। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि सेटलमेंट होगी स्पॉट के हिसाब से, नॉर्मल दिन पे फ्यूचर्स के हिसाब से ऑप्शंस का हम लोग प्रीमियम वगैरह देखते हैं और मूवमेंट देखते हैं, एंड उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है प्रीमियम की। बट जो एक्सपायरी होती है वो स्पॉट के हिसाब से होती है। एंड मैं बता रहा हूं कि शेयर्स में मैनिपुलेशंस करके स्टॉक को कहीं, स्पॉट को कहीं भी ले जाया जा सकता है, जो अभी पॉइंट डिस्कस कर रहा था। एंड इसी कारण से स्पॉट फ्यूचर्स को ऊपर चला जा रहा है। ये प्योरली मैनिपुलेशंस दिखाता है, वरना ऐसा होने का कोई रीजन नहीं है। और मजे की बात यह है, अगर आप देखोगे कैश आने के बाद जो आर्बिट्राज फंड है, हेज फंड है, वो अच्छा रिटर्न बना रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं
जिसका फायदा आर्बिट्राज फंड को मिल रहा है, हेज फंड को मिल रहा है। एंड अगर वो लोग पैसा बना रहे हैं तो आप समझिए कि मैनिपुलेशंस हो रही है, प्राइसिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके जरिए वो पैसा बना रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए सही नहीं है। जब कभी भी आर्बिट्राज फंड पैसा बनाने लग जाए, हेज फंड पैसा बनाने लग जाए जोड़ का, तो आप समझिएगा कि मार्केट में चीजें नॉर्मल नहीं चल रही है। तो ये होना, स्पॉट का ऊपर जाना फ्यूचर से, ये एबनॉर्मल सिनारियो है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए एंड इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि कैश आने के बाद ये मैनिपुलेशंस हो ही सकती है अगर इसमें कुछ स्ट्रक्चरली चेंज नहीं किया गया। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए रेगुलर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सिर्फ आप 3 और 4 अगस्त को क्या हुआ उसको जांच करके आप ये तो पता लगाएंगे क्या हुआ, बट इसमें रेगुलर, स्पेशली एक्सपायरी के दिन कौन कौन ऑर्डर पंच कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या काउंटर पोजीशंस ऑप्शंस में तो नहीं है, क्या ये एवरी एक्सपायरी में ऐसा ही काम कर रहे हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। कौन कौन से एंटिटी, कौन कौन से ट्रेडिंग फर्म, कौन कौन से ट्रेडर्स लगे हुए हैं जो कैश सेशन के दौरान बड़े ऑर्डर पंच कर रहे हैं और एबनॉर्मल प्राइस पे कर रहे हैं। सारा दिन हो सकता है वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ एक्सपायरी के दिन उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ जा रहा है, साथ में काउंटर ऑप्शन में पोजीशन बना रहे हैं। ये कार्टेल को निकालना पड़ेगा। और ये अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रेगुलर सर्वेलेंस रखेंगे क्लोजिंग ऑक्शन सेशंस में जो भी ऑर्डर पंच हो रहा है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसको एक या दो ट्रेडिंग सेशंस को सिर्फ जांच करके कोई मतलब नहीं होगा। इसको रेगुलर इसमें आपका इंटरवेंशन चाहिए। एक्सचेंज को भी देखना पड़ेगा, सेबी को भी देखना पड़ेगा, और इसमें पूरा जोर का सर्वेलेंस लगाना पड़ेगा, ताकि बड़े मूव जो मैं इसकी आशंका कर रहा हूं जो होगा, आज ना कल होगा ही अगर ये ऐसा ही रहा, ठीक है, क्योंकि आप 3% का दे रहे हो उसको मौका, उसको यूटिलाइज करेगा ही वो लोग, और बड़ा मूव किसी दिन करवा देगा। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको रेगुलर सर्वेलेंस की जरूरत पड़ेगी, तगड़ा वाला। एक एक ऑर्डर की जांच होनी चाहिए जो बड़े क्वांटिटी वाला है, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। एंड उसको रोकना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्टली रोकना पड़ेगा इस चीज को। अगर आपको रिटेल ट्रेडर की अगर चिंता है, मुझे तो नहीं लगता कि जो भी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कभी भी रिटेल पार्टिसिपेंट के हिसाब से कुछ किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए यूएस मार्केट को आप अगर देख रहे हैं, सारा कुछ आप यूएस मार्केट के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, चलिए वेलकम करते हैं। बट यूएस मार्केट में बहुत सारी चीजें उसको भी लाइए। वहां मार्जिन बेनिफिट बहुत जोर का मिलता है अगर आप हेज पोजीशन ले रहे हैं। लेट्स से अगर आप बुल कॉल कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कि मैक्स लॉस क्या हो सकता है, उतना ही मार्जिन आपका लगता है उस ट्रेड को करने के लिए। यहां ऐसा नहीं है। तो जो भी रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजीज है उसमें जितना रिस्क है उतना ही आप मार्जिन लो, ठीक है। तो पहला तो ये चीज है कि आप मार्जिन को रिड्यूस कीजिए। जो भी हेज्ड पोजीशन है, टोटली हेज्ड पोजीशन, इसमें लॉस डिफाइंड है कि कितना लॉस हो सकता है। ये कैश से हटके है। कैश वाली चीज आपने डिस्कस की कि क्या क्या पॉइंट कैश में सुधार करने की जरूरत है, और ये ओवरऑल और भी चीजें हैं। अगर आप यूएस मार्केट ही बनाना चाहते हैं इसको, तो ये भी इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। एंड सेबी एंड एक्सचेंज को इस चीज को देखना चाहिए कि अगर आप यूएस यूके की जैसी आप मार्केट लाना चाह रहे हैं यूएस की तरह, तो आप जो भी रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी है उसमें मार्जिन कम कीजिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो ट्रेडर्स की तरफ से जाना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। एंड आपका क्लियर विजन होना चाहिए कि भैया आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में भर भर के लिक्विडिटी है, दूर दूर की एक्सपायरी में लिक्विडिटी है। यहां तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती है। तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद की में लिक्विडिटी की क्या आशा करें। तो आप लिक्विडिटी कैसे बढ़ाएंगे, इस पे आप डिस्कस करें, इस पे आप बात करें, कैसे इसको आप इंप्रूव करेंगे। अभी तक का जो भी एक्शंस दिख रहा है उसे लिक्विडिटी और कमती जाएगी। अभी कैश के कारण भी लिक्विडिटी कम जाएगी अगर इसी स्ट्रक्चर वे में रहा तो लिक्विडिटी कमती जा रही है, उल्टे बढ़ना चाहिए वो कमती चली जा रही है। इस पे आप क्या सोच रहे हो, कैसे आप इसको बढ़ाओगे, ठीक है। तो इस पे आपको कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि लिक्विडिटी बढ़े, तभी अपना मार्केट हेल्दी रहेगा, वरना मूवमेंट बहुत ही ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि किसी भी हेल्दी मार्केट के लिए सही नहीं है। उसके बाद देखिए ट्रेडर्स के लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस है। अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी है, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है,
जब वो कॉस्ट देखता है, टैक्सेस देखता है, वो माइनस में चला जाता है। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी माइनस में चला जा रहा है। आप कोई भी बैक टेस्ट करो स्ट्रैटेजी वगैरह, आपको विदाउट कॉस्ट एंड टैक्सेस वो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल दिखेगी, बट जैसे ही आप उसको कंसीडर करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी लॉस में चली जाती है। तो टैक्सेस बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं एक्सचेंज से बोलूँगा कि भैया आप टर्नओवर चार्जेस कम करो, बहुत ही ज़्यादा है, टर्नओवर चार्जेस आप कम करो। ब्रोकर से भी रिक्वेस्ट है कि आपको एक्सचेंज जितना टर्नओवर चार्ज करे वही पास ऑन करे, बढ़ा के नहीं करे। तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी, जहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर के लिए एक रास्ता खुलेगा प्रॉफिट बनने का, प्रॉफिटेबल हो पाएगा आने वाले समय में। अगर कॉस्ट इस तरह से बढ़ती रही, जिस तरह से एसटीटी बढ़ाया गया, तो कहीं भी जाके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा नहीं। एंड फिर आपको डेटा दिखेगा कितने लोगों ने लॉस किया। लॉस का कारण सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉस का कारण सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, लॉस का कारण टैक्सेस एंड चार्जेस भी है जो बहुत ही ज़्यादा है। इसको कम करने की जरूरत है ताकि रिटेल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल हो सके। तो ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो सेबी, एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट्स सबके साथ ये उठाना चाहिए एंड इस चीज का पुरजोर विरोध करना चाहिए अगर टैक्सेस एंड कॉस्ट बढ़ाई जा रही है। अब एक चीज है कि देखिए क्या होता है, कभी एक्सचेंज, कभी सेबी, कभी गवर्नमेंट एक एक 2-2 महीने में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर देती है और जो कि स्ट्रक्चरली चेंज कर देती है चीज़ों को। अब एक ट्रेडर के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कोई भी चीज़, नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उसने एक टाइम दिया होता है, एक स्टडी की हुई होती है एंड उसके हिसाब से वो किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा होता है। आप अचानक से कैश जैसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे या मार्जिन बढ़ा देंगे या लॉट साइज चेंज कर देंगे या कुछ भी नया चीज़ ले आएंगे या वीकली एक्सपायरी बंद कर दिए, मंथली स्टार्ट कर दिया या वीकली को खत्म कर दिया, कुछ भी ऐसा करते हैं। तो इसका एक रास्ता होना चाहिए कि भाई हम ये चीज़ करने वाले हैं, पहले से पता होना चाहिए। अभी क्या हो रही है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप बंद कर दो ना, आप वीकली एक्सपायरी बंद कर दो, आप कुछ ऐसा कर दो कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम जाए, कुछ ऐसा करो। बट जो करना है एक बार करो भाई। कभी ला रहे हो, कभी नहीं ला रहे हो, कभी वीकली एक्सपायरी बंद करने का सोच रहे हो, कभी ले आ रहे हो, कभी बोल रहे हो कि एक एक्सचेंज पे एक वीकली एक्सपायरी होगी। कोई मतलब नहीं इस चीज का, एक रहे या 10 रहे, बात वही है। अगर ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है तो एक एक्सपायरी में भी नुकसान होगा, 10 एक्सपायरी भी रखेंगे तो भी नुकसान होगा। तो इसका एक लॉन्ग टर्म विजन आपको डिसाइड करना चाहिए, करना क्या है, क्या हमें यूएस मार्केट की तरह बनना है या नहीं बनना है, ये आपको डिसीजंस लेनी चाहिए एंड उसका क्लैरिटी रहना चाहिए ट्रेडर्स के बीच में। दूसरा, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जब पहले मार्जिन बढ़ाने का लाया गया एंड ऑल दैट, वीकली एक्सपायरी बंद करने का लाया गया, मैं उस समय भी ये बात रखा था कि देखिए आज के समय पे अगर आप देखें तो रिटेल पार्टिसिपेंट जो है वो एफएनओ में लॉस कर रहा है। इस डेटा को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, इस डेटा को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और आप जितने भी सारे अभी तक स्टेप लिए हैं उसे रुका भी नहीं होगा, आप डेटा निकाल के देख लो, अभी भी लॉस कर रहे होंगे, इससे रुका नहीं होगा। तो आप अदर जो चीजें करते हैं कि आप टैक्सेस बढ़ा देते हैं, मार्जिन बढ़ा देते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं, एसटीटी बढ़ा दे रहे हो, कॉस्ट बढ़ा दे रहे हो, ये सब नहीं करके आप एजुकेट करें लोगों को, जो भी ट्रेडर्स है। एक एंट्री बैरियर डालिए ना, आपको क्या दिक्कत हो रही है, एक एंट्री बैरियर डालिए कि भाई एफएनओ ट्रेडिंग यही लोग कर सकते हैं, ये चीज अगर आपका होगा तो कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि अदर जो चीजें की जा रही है वो ट्रेडर्स को और डिफिकल्ट बना रही है प्रॉफिटेबल होने से। आप रैदर एसटीटी नहीं बढ़ा के, मार्जिन नहीं बढ़ा के, लॉट साइज नहीं बढ़ा के, आप क्यों नहीं एक एग्जाम इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये एग्जाम आप अगर दोगे तो ही आपका एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट होगा। अभी क्या हो गया है, 2-3 मिनट 5 मिनट का अफेयर हो गया है। आप किसी भी ब्रोकर के पास जाइए, 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है, 2 मिनट में पैसे डाले, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट, एफएनओ का काम स्टार्ट। आपको नॉलेज है नहीं है किसी को मतलब नहीं है, कोई उसको देख भी नहीं रहा है, आप आओ खेलो इंडिया खेलो में शामिल हो जाओ। और यही कारण है
जिसकी वजह से रिटेल पार्टिसिपेंट लॉस में, उसको ढेले भर का नॉलेज नहीं है, ना ऑप्शन ग्रिक्स का ना ऑप्शंस का, वो आ गया है जुआ खेलने, प्योरली जुआ खेलने। उसको लगता है ऊपर जाएगा कॉल बाय कर लेता हूं, नीचे जाऊंगा कॉल पुट बाय कर लेता हूं, दैट्स इट। एंड उसको लगते हैं ये सब करने के लिए 5 मिनट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, बैंक से पैसे डाले एंड स्टार्ट हो गया। यहां पे एंट्री बैरियर डालने की जरूरत है। यहां पे आपका ऑलरेडी एग्जामिनेशन है कई सारे, उसको आप इंप्लीमेंट करवाइए कि भाई ये चीजें, ये सर्टिफिकेट आप डालोगे एनएसएम के एग्जाम, इक्विटी डेरिवेटिव्स का, वो कम से कम करवा दीजिए कि वो एग्जामिनेशन जो भी पास करेगा वो सर्टिफिकेट ब्रोकर के पास जमा करेगा, तभी उसका एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट होगा। आप देखिए रिटेल पार्टिसिपेंट का लॉस होना बहुत हद तक कम जाएगा। आप जितने भी सारे स्टेप्स लिए उससे नहीं कमा है, मैं दावे से बोल रहा हूं, बट ये स्टेप लीजिए, कम जाएगा। इनिशियली आपको दिक्कत होगी, ट्रेडर्स को दिक्कत होगा, बट वो सीखेंगे उस चीज को करने के लिए, फिर उसमें क्या रिस्क है, कैसे ट्रेडिंग करनी है वो जानेंगे, और फिर वो ट्रेडिंग करेंगे तो सच मानिए वो एक नॉलेज के साथ आ रहा है, एंड उसके बाद उसका लॉस उतना नहीं होगा, या जिस तरह से वो आज ट्रेडिंग कर रहा है वो नहीं करेगा। एंड इस कारण से आप एक हेल्दी मार्केट को बना पाएंगे जहां पे एजुकेटेड लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जहां पे नॉलेजेबल लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एसटीटी बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, आपको मार्जिन बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, आपको लॉट साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये चीज जरूर करें। अगर आप आने वाले समय में चीजों को रोकना चाहते हैं, जिस तरह से अभी चल रही है, जिस तरह से रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, ये रिटेल ट्रेडर के भी हित में है और ये जो रेगुलेटर्स है उसके भी हित में है, और वो जो चाहती है वो वाकई होगा, सिर्फ एक स्टेप ये लेने से। अब चलिए अगला पॉइंट, और ये एक पॉइंट ये मैं बार बार बोलता हूं कि कहीं ना कहीं सेबी जो है वो एक ईगो वाले माइंडसेट से निकले। उनको लगता है कि मैं ही बॉस हूं, सुप्रीम बॉस, एंड मेरे जितना नॉलेज किसी को नहीं है। मेरे यहां पे जितने भी ऑफिशियल बैठे हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट, बट दे आर नॉट ट्रेडर्स। सेबी वो ट्रेडर्स नहीं है। कुछ भी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो काइंडली जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है, ट्रेडर्स है, ब्रोकर है, और भी आप एडवाइस ले सकते हैं, उसके बाद ही लागू करें। अगर ऐसा आप करते तो कैश इंप्लीमेंट करने के बाद जो 3 और 4 अगस्त में जो टाइम आपका जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने में, वो शायद नहीं जाता। तो आप हम लोग को भी कुछ इज्जत दीजिए, समझिए कि हम लोग को भी थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, एंड कुछ भी ऐसा लाने के पहले जो मेजर चेंजेस मार्केट में उसके कारण हो सकती है, और ट्रेडर्स कम्युनिटी में या ओवरऑल मार्केट के जो भी पार्टिसिपेंट है उसको असर डालता है, तो प्लीज पहले कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट के नाम पे सिर्फ ये मत कीजिए कि आप अपनी राय है भेज दीजिए और उसको आप कचरे के डब्बे में डाल दिए, कोई देखेगा भी नहीं, ऐसा भी मत कीजिए। तो आप उसको सीरियसली लीजिए, एंड सच मानिए आपको बहुत ही बहुत अच्छे आइडिया मिलेंगे। इंडियन ट्रेडर्स भी किसी फॉरेन ट्रेडर से कम नहीं है, एंड आपको अच्छा एडवाइस मिलेगा मार्केट पार्टिसिपेंट से भी। उसको थोड़ा सा इज्जत दीजिए, उसकी थोड़ा सा सुनिए, बस इतना सा रिक्वेस्ट सुप्रीम लीडर से है, हम सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। उसके बाद भाई ये तो बहुत ही बड़ी पॉइंट है, एंड इसको मैं आज डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ये दिल की दुखती क्या ना मर्म है, या क्या बोलिए, दिल दुख जाता है अगर कोई ट्रेडर्स को गैम्बलर बोल दिया जाता है। एंड आप देखेंगे कि कभी हमारी सो कॉल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो लोग हैं वो आके ट्रेडर्स को गैम्बलर बोल देते हैं। एंड इस पे मैं थोड़ा सा हूं चीजों को। अब देखिए एक ट्रेडर्स की जर्नी बहुत ही दुखदाई होती है। मैं अपना खुद का दर्द बता रहा हूं और ट्रेडर्स का दर्द भी इससे झलकेगा। एक ट्रेडर बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना कुछ सीखना पड़ता है, कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और कितनी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है। हम लोग कभी देखते हैं ना कि कोई सीए बना, कोई आईपीएस ऑफिसर बना, कोई डॉक्टर बना, और इसकी स्टोरी टीवी पे चलती है। उसके पापा रिक्शा चलाते थे, ऑटो ड्राइवर थे, रात में लैंप पोस्ट के नीचे लाइट लगा के पढ़ता था, फिर जाके डॉक्टर बना, सीए बना, आईपीएस ऑफिसर बना, डॉक्टर बना। एक ट्रेडर कैसे बनता है किसी ने देखने की कोशिश क्या की
किसी ने क्या देखने की कोशिश किया कि एक ट्रेडर कैसे बनता है, उसने क्या क्या दिक्कतें झेली हैं। ये भी तो एक फुल टाइम जॉब है, एक प्रकार से फुल टाइम कैरियर है। उसको कितनी दिक्कत आई होगी, कहाँ कहाँ से उसको सीखने को मिला होगा, कैसे कैसे उसने बैक टेस्ट करने में, स्टडी करने में अपनी रातें गंवाई होंगी, कितना वो लॉस करके झेला होगा, सीखा होगा, और फिर जाके वो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बन पाया है। और हम नई चेंजेस ले आते हैं, हम उसको गैम्बलर बोल देते हैं। और मैं एक बात बताऊं, काफ़ी जो इन्वेस्टर्स लोग हैं ना, मैं इन्वेस्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स को भी रिस्पेक्ट मिलता है जिसको कुछ आइडिया नहीं है। अगर भाई निफ्टी अगर मार्केट अगर बुल रन में रहेगी, बुलिश मार्केट रहेगी, तो एरा गैरा नत्थु खैरा जो भी जिस भी शेयर्स में लगाएगा पैसा बनेगा। उसके लिए ग्रेट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, और आप इन्वेस्टर बन जाएंगे, उसका रिस्पेक्ट होगा। जिसका ढेला भर नॉलेज नहीं था, हो सकता है, और आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट बुलिश मार्केट में पैसे लगा दिए और आपके पैसे बन गए, और आप बन गए 30 मार खां, और टीवी पे आके ज्ञान डालोगे कि ट्रेडर्स जो है, जो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहा है वो गैम्बलिंग कर रहा है। कभी एफएनओ में ट्रेडिंग किया है क्या आपने? मैं सो कॉल्ड इन्वेस्टर से बोल रहा हूं। जो आप गैम्बलिंग बोल देते हो इस चीज को, या गैम्बलर बोल देते हो जो भी एफएनओ ट्रेडिंग कर रहा है, कभी कभी अपने जीवन में एफएनओ ट्रेडिंग की है क्या? और की भी होंगी तो पक्का लॉस हुआ होगा, एंड फिर वो रास्ता छोड़ दिया होगा, एंड उसको नाम दिया गैम्बलिंग, क्योंकि आपसे हुआ नहीं। बट जिनसे हो रहा है उसको आप गैम्बलिंग कैसे बोल सकते हैं? और अगर ये लोग गैम्बलर बोलते हैं, मैं सभी ट्रेडर से रिक्वेस्ट करता हूं, इनको इतना ट्रोल किया जाए कि नेक्स्ट टाइम इसकी हिमाकत ना हो कि किसी भी ट्रेडर को गैम्बलर बोल के दिखाए कहीं पे भी। क्योंकि दिल दुखता है जब गैम्बलर कोई बोलता है। और सेबी से भी ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये वाकई गैम्बलिंग है, अगर आप भी मानते हैं, क्योंकि अधिकतर अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ऑल दैट सभी में सेबी की तरफ से भी इसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसको उस माइंडसेट के साथ से ही दिखाया जाता है कि एक प्रकार से जुआ है, गैम्बलिंग है, एंड इसमें जाना नहीं चाहिए। तो अगर आपका भी ऐसा ही राय है तो आप क्यों नहीं बंद कर देते? इसका मतलब आप गैम्बलिंग करवा रहे हो। अगर आप ट्रेडर्स को गैम्बलर बोल रहे हो तो आपने तो ये प्लेटफॉर्म दिया है, आपने ही तो ये मैकेनिज्म बनाया कि जाके गैम्बलिंग करो। तो क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपने गैम्बलिंग का एक मैकेनिज्म बना रखा है? अगर आप इस चीज को नहीं रोकते हैं और आप ऐसा ही सोचते हैं, तो नॉर्मल आप हेजिंग के लिए लाइए ना इस चीज को। जो भी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उसी को हेजिंग की जरूरत पड़ेगी, उसी को डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ उन्हीं को अलाउ करो कि आप ही डेरिवेटिव में पोजीशन बना सकते हैं। बंद करो एफएनओ ट्रेडिंग, ये नाटक ही खत्म करो, एक एक महीने का बंद करो एफएनओ ट्रेडिंग। जिसके पास शेयर्स है वही सिर्फ हेजिंग कर सकते हैं डेरिवेटिव से, दैट्स इट, और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने करेंसी सेगमेंट के साथ किया, आप इक्विटी डेरिवेटिव में ऐसा ही करें। हटाइए, हम लोग ट्रेडर्स लोग जो है वो कुछ चाय का ठेला वाला लगा लेंगे, बट एक अनसर्टेनिटी तो ना रहे ना। इतना टाइम स्पेंड होता है, इतने पैसे लगते हैं, इतना सीखने में टाइम जाता है, एंड अचानक से आप कुछ भी ले आएंगे, एंड जिसके कारण से ट्रेडर को सोचना पड़ेगा कि आप करें तो क्या करें। आप बंद करो ये नाटक डेली का डेली। ना आपको गैम्बलर बोलने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, सिर्फ आप उन्हीं को अलाउ करो जिनका कैश में पोजीशन है, जिनका डिलीवरी है, जिनका इक्विटी में होल्डिंग है, जिनका पोर्टफोलियो है, उन्हीं को सिर्फ डेरिवेटिव में हेज करने का मौका मिलेगा। वही सिर्फ डेरिवेटिव में पोजीशंस उठा सकते हैं हेजिंग के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव तो हेजिंग के लिए लाया गया था। बंद कीजिए नाटक तमाशा। ये मेरी आपको राय है कि ट्रेडर्स को भी उतनी ही डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जितना इन्वेस्टर को मिलता है। और इन्वेस्टर से ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा मेहनत ट्रेडर करता है पैसे बनाने के लिए। अच्छे मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है बिना नॉलेज के, बिना कुछ एनालिसिस के पैसे बना लेगा, बट ट्रेडर्स को कंटिन्यूस पैसे बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा सेटअप एंड ऑल दैट की जरूरत पड़ती है। तो जितना रिस्पेक्ट इन्वेस्टर को मिलता है उतना ही रिस्पेक्ट और डिग्निटी एक ट्रेडर्स की भी है, और उसका मान सम्मान रखना चाहिए। वो भी मार्केट पार्टिसिपेंट है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है तभी जाके इक्विटी मार्केट भी स्टेबल है, और सो कॉल इन्वेस्टर्स लोग भी शांति से पैसा बना पा रहे हैं क्योंकि मार्केट स्टेबल है। जिस दिन ट्रेडर्स
या वॉल्यूम डेरिवेटिव में कम गई, आप देखोगे अच्छे स्टॉक 5-10% अप डाउन करेगा, फिर उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम सभी का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरा सिस्टम में। एंड इस कारण से हम उतने ही हकदार है इज्जत के और रिस्पेक्ट के जितना कोई सो कॉल इन्वेस्टर्स होता है। और कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या टीवी चैनल्स पे या किसी सेमिनार वेबिनार्स में अगर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोला जाए तो ऐसे बंदे पे एक्शंस, मैं बोल रहा हूं एक्शंस की मांग होनी चाहिए कि भाई आप एक्शंस लिया जाना चाहिए आपके पास। आप कैसे गैम्बलर बोल सकते हो? क्या आपने कभी ट्रेडिंग किया है? आप आओ, मैं आपको चैलेंज देता हूं ऐसे इन्वेस्टर्स को, आओ ऑप्शन से पैसा बना के दिखाओ गैम्बलिंग बोलने के पहले। आपका पैसा नहीं बना, आपका लॉस हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि सेगमेंट गैम्बलर्स की है और सभी गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये मैं गुस्से के साथ बोल रहा हूं क्योंकि दिल दुखता है अगर ऐसे वर्ड्स ट्रेडर्स के लिए बोला जाता है। और ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग फॉरेन ट्रेडर्स के अचीवमेंट को ही सिर्फ गिनते रह जाएंगे कि जापान का ये ट्रेडर्स था, इतने इतने पैसा बनाया, अमेरिका का ये ग्रेट ट्रेडर्स था, उसी का नाम लेते रह जाएंगे। इंडिया में कभी भी ग्रेट ट्रेडर्स पैदा नहीं होंगे। और हमें ऐसे भी फॉरेनर्स का नाम लेने तो मजा ही आता है, अपना तो कुछ है नहीं, अपने तो ऐसे ट्रेडर बिल्डअप ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इकोसिस्टम ही प्रोवाइड नहीं करे, उसको खत्म ही कर देंगे। और फिर नाम लेंगे, देखो यूएस का ये महान ट्रेडर्स था जिसने इसका इजाद किया था, इसका खोज किया था। इंडियन ट्रेडर्स में भी वो काबिलियत है, वर्ल्ड लेवल में बड़ा ट्रेडर बनने का, सिर्फ उसको मौका चाहिए। और एवरी 1-2 महीने में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आते हैं उसको रोकिए। वरना हम लोग कभी वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें आज 12 अगस्त के दिन सेबी के पास रख रहे हैं। बहुत ही लंबा वीडियो बना है, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें कवर किए हैं जो कि जरूर जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और आने वाले समय में हम सभी एक अच्छा ट्रेडर्स बने, अपना मार्केट हेल्दी बने, मैनिपुलेशंस रुके, हमारी भी सेबी की भी यही इच्छा है। उसके लिए सही कदम उठाने की जरूरत है एंड जो भी मैनिपुलेशंस कर रहे हैं उस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे फाइन लगा के उसको अलाउ कर दिए, उसको परमानेंटली बंद कीजिए कि जो भी एक बार मैनिपुलेशंस किया वो बार बार मैनिपुलेशंस ट्राई करेगा, इस वे से नहीं तो दूसरे वे से। तो आप सिर्फ फाइन मारने का मैकेनिज्म नहीं तैयार करें। सेबी कभी कभी प्रतीत होती है कि फाइन मारने का इंस्टीट्यूट बन गई है, इंस्टीट्यूशन बन गई है। और फाइन मारने का भी तरीका अलग है कि किसी ने 1000 करोड़ कमाया तो 500 करोड़ मार दो, 500 करोड़ दे दो भाई, 500 करोड़ रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह से बैन कीजिए। नेक्स्ट टाइम वो आ नहीं सके, नेक्स्ट टाइम कोई मैनिपुलेशन कर नहीं सके, और ऐसा एक्शन लीजिए कि दूसरे लोग जो मैनिपुलेशन करने का सोचे वो भी इस चीज से डरे। उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं 2000 कमा लूंगा और 1000 करोड़ सेबी को दे दूंगा, काम हो जाएगा, फिर से वही गेम चालू रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक रॉन्ग इमेज सेबी की जाती है। एंड हम ट्रेडर्स छोटे लेवल पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ये देख के मतलब देखते हैं क्या चल रहा है। तो सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। आप फाइन मारिए, लेकिन फाइन मार के फिर उसको अलाउ मत कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सेबी से। और बहुत सारे पॉइंट पे आज हमने डिस्कस किया एंड आई थिंक ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडर्स की तरफ से। एंड आज के दिन ये सेबी की तरफ जाना चाहिए। और अभी तक जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत ही पेशेंसली सुना होगा एक एक चीज़ को, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अवेयर हो कि कैश कितना घातक हो सकता है, उसमें संभल के वो लोग ट्रेडिंग करें। जब तक इसी रूप में कैश का मैकेनिज्म है तब तक संभल के काम करें। और सेबी आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि इन सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स लेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।